हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भी हाल ही में 2022 के लिए प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं थी वो कंप्लीट हुई हैं। तो यूपी PCS का जो एग्ज़ाम था, जो कि यूपी PSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसका अभी 12 जून को ही परीक्षा हुई है, 12 जून को, ठीक। और इसकी कट ऑफ जो है उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ओवरऑल हमें उतना तो वेट करना ही पड़ेगा जब तक कि आयोग अपनी आंसर की जारी करके या फिर उसके पश्चात जो कट ऑफ है वो जारी करके जब तक हमें बता नहीं देती है। लेकिन फिर भी जब हमें मालूम है कि हमारी परीक्षा आगामी 27 सितंबर को होनी है, जब हम 2022 के मेंस की बात करते हैं, आपको मालूम है कि ये परीक्षा होने वाली है 27 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की डेट से अगर हम काउंट करें तो लगभग हमारे पास में आधा जो समय है वो जून का बचा हुआ है। उसके बाद जुलाई है, और उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर का आधा महीना बचा हुआ है। तो यहाँ से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स हमारे पास बचे हैं, एक दिन कम कर दिया जाए तो लगभग 3 महीने का समय बचा है। उसमें भी 15 दिन आप हटा दीजिए, 2.5 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। और इस 2.5 मंथ में हम लोगों को कहीं ना कहीं, इस 2.5 महीने में कहीं ना कहीं ऐसी पॉइंटेड तैयारी करनी चाहिए इस यूपी PCS मेंस की तैयारी के लिए, जिससे कि कम समय में, यदि अगर हम प्रीलिम को टारगेट करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ हमारा जो मेंस में अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो इस 2.5 महीने में हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे मेंस को और ज़्यादा परफेक्ट बना दे। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। बने रहिएगा आप सब लोग हमारे साथ में। और इससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इनमें हमसे कहीं पर भी संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम का ये हमारा चैनल है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और PDF वगैरह आपको वहीं पर अवेल कराई जाएगी। यूपी PCS IAS प्रीकम मेंस का एक कोर्स जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच के तौर पर स्टार्ट हुआ है। इस फाउंडेशन बैच में तमाम सारे स्मार्ट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं और तमाम कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं वो भी यहाँ पर आपको अपनी टीचिंग अनुभव से और अपने दूसरे जो भी इस परीक्षा के लिए ज़रूरी अनुभव हैं उनसे आपको सहायता करने का प्रयास करेंगी। इसमें आपको लाइव मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मतलब मिलेगा जो भी आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको ये कोर्स परचेज करना होगा, और जब आप परचेज करेंगे उसमें अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि है VIRADLIVE विदाउट एनी स्पेस, तो आपको ये 18,500 मतलब 18,500 में ये कोर्स आप वेब पे जाकर के खरीद सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी IQ का, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हो ईजिली। जल्दी से जल्दी इसको परचेज करिए इस कोड का इस्तेमाल करते हुए। और साथ ही साथ यूपी PCS मेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं 2022 के लिए, उनके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है प्रॉपरली। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो यहाँ पर। और साथ ही साथ 2023 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की फाउंडेशन बैच के साथ में, वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कोड इस्तेमाल करना है VRSTATE, यानी विरत का जो इनिशियल है VR और उसके बाद स्टेट विदाउट एनी स्पेस। आपको ये आज ही परचेज कर लेना चाहिए, आपको ये कोड का इस्तेमाल लगा करके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए। ये एक यक्ष प्रश्न की तरह आजकल स्टूडेंट्स के मन में पहुंच रहा है। यदि अगर ऐसे स्टूडेंट्स में से आप एक हैं या ऐसे एस्पिरेंट्स में से एक हैं जिनकी परीक्षा में, जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, PT जो हुआ है, उसमें 100+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं या 100+ से लेकर के 110+ स्कोर कर रहे हैं आप, तो ज़रूर आपके मन में ये वाला प्रश्न कौंध ही रहा होगा कि मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो कैसे की जाए, क्या बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूपी PCS मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के सेगमेंट्स जो हैं वो आते हैं, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इसमें जो पेपर्स होते हैं उसमें ये आपका जनरल हिंदी और ऐसे का एक पेपर होता है, जो कि 150 मार्क्स के 2 पेपर ये रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये 2 पेपर जो हैं आपके 150 नंबर के होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। इसके अलावा जितने भी आप पेपर दोगे मेंस में वो सारे 200 नंबर्स के होते हैं, जिसमें से 4 अनिवार्य जनरल स्टडी के विषय होते हैं। GS पेपर 1, 2, 3, 4 के नाम से इनको जाना जाता है, और 2 हमारे पास में ऑप्शनल पेपर हैं।
पेपर 1 और पेपर 2। तो ये इस तरीके का पेपर हमारे यहाँ यूपीपीएससी मेंस में कराती है। अब हम बात कर लेते हैं इन सब में ये जो मुख्य परीक्षा है इसका कराने का उद्देश्य क्या रहता होगा। देखिए, जो भी लोग आगे तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर से उनके लिए मुख्य परीक्षा में अगर बैठने का अवसर मिल रहा है तो क्योंकि इसके मार्क्स आपके फाइनल इंटरव्यू और मेरिट में जुड़ते ही हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपके लिए स्टेज है। और इस स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी किसी को नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बनाए रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों में कैसे तैयारी होगी उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी, इसको समझते हुए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, प्रश्नों की किस प्रकार की प्रकृति रहती है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन रखें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, यानी इनका जो स्वभाव होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब विश्लेषणात्मक होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम में इंटरव्यू का जो एक फेज होता है, वो इंटरव्यू के फेज से पहले का ये एक रिटन इंटरव्यू है, लिखित साक्षात्कार है। अर्थात आप किसी भी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसकी इन डेप्थ नॉलेज कितनी रखते हैं, एग्जामिनर इस बात को जांचना चाहता है। और इसे आप एलिमिनेशन राउंड के तौर पर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। हालांकि फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड जो है वो आपका प्रीलिम के तौर पर होता ही है, क्योंकि इतने सारे परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं और उसके हिसाब से आपको कुछ लोगों तो एलिमिनेट करना ही होता है। सो बेसिकली मैंने बताया कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो विवरणात्मक है, या कह सकते हैं कि उसको जो है व्याख्यात्मक रखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रखा जाता है, जिससे कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी कितनी सटीक जानकारी रखते हैं, या फिर अपने प्रश्नों की को कैसे उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपकी लेखन कला कैसी है, या फिर आपकी लेखन कला जो है वो कैसी है, अर्थात राइटिंग स्क्रिप्ट जो स्टाइल है वो कैसी है आपकी, या स्किल जो है वो कैसी है, इसको जांचने का प्रयास किया था। तो राइटिंग स्किल जानने का ये एक सबसे सटीक तरीका है। और इसके साथ साथ आपको आपके जो नॉलेज है वो भी चेक हो जाती है। तो आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये देख लें 2021 का मैं पेपर फर्स्ट का एक नमूना आपको दिखा रहा हूं। ये जो नमूना प्रश्न आप देख रहे हैं, ये नमूना प्रश्न 2021 जो कि इसी वर्ष हुआ था, इसका मेंस का पेपर मार्च 2022 में ही हुआ था इसका पेपर। और मार्च 2022 में जो ये 2021 मेंस का पेपर आया था उसका एक नमूना आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। एक ये जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा जो आपको सुबह 10 बजे की क्लास मिलती थी, 10 AM की जो क्लास थी, वो 10 AM जो है वो यूपी स्पेसिफिक है। यूपी पीएससी को ध्यान में, यानी यूपी पीसीएस को ध्यान में देख करके वहाँ पर स्ट्रेटजी वाइज डिस्कशन किए जाते हैं। और आगे की स्ट्रेटजी में यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम है, यानी कि जो सेकंड फेज आप है उसमें आप जा रहे हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और आपको मालूम है कि मैं हिस्ट्री जो है आपको यहाँ पर कवर करता हुआ दिख रहा हूँ, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं यहाँ पर कैसे मुख्य परीक्षा में अगर आएंगे तो हम कैसे उसका आंसर राइटिंग कर सकेंगे, इसके ऊपर हमारा पूरा सीरीज चलेगा। लेकिन आज का ये जो सीरीज़ है इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग को करना सीखने से पहले, यानी हिस्ट्री के टॉपिक वाइज जब हम कल से आपके सामने आ करके, हफ्ते में 3 दिन हमारा सेशन होता है, 3 दिन सूरज सर सेशन लेते हैं, तो मेरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके के संभावित प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना आपके आगामी 2022 की परीक्षा में हो सकती हैं, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। सो इसको आप जरा देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे ही आपका पेपर, यही पेपर आया ही था, तो ऐसे ही क्या इसी तरह का पेपर आता है, ये पेपर का ही एक भाग है। ऐसा क्वेश्चन आया था 2021 के लिए, 2022 में जो मार्च में पेपर हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस प्रकार के संभावित जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको लेखन कला भी सिखाएंगे। आपकी राइटिंग स्किल जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो सके, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है उनको हम सेशन दर सेशन आगे इंप्रूव करते चले जाएंगे। लेकिन एक ओवरऑल जानकारी शुरू करने से पहले मैं आज आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इनको केवल पढ़ लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। और इस 8 नंबर के क्वेश्चन को जरा देखिए, लिखा है वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया। एकदम रैंडमली मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रफली पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें किस तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
फिर लिखा है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों को जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। फिर लिखा है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में देखने को मिल रही हैं। इसमें हम और भी आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ करके मैं आपको और दिखा सकता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथकीकरण है, व्याख्या कीजिए। इसके अलावा परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल संकट क्या है, जल प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय बताना है। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने तो आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर मतलब सारे जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल अगर किसी का हिस्ट्री है तो वहाँ पर सहायक किस प्रकार से होगा उसके ऊपर चर्चा रहेगी। बाय द वे, जब हमारे पास में पेपर आता है तो हमारे मन में एक प्रश्न यही आता है कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, जिस समय एग्जामिनर ने क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, पेपर सेटर ने जब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को रखा है तो इस क्वेश्चन को रखते समय कुछ तो सोचा होगा और उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ऐसा यदि अगर उत्तर हमें प्राप्त होगा तो हम उसे अच्छे अंक दे सकते हैं। देखिए, ये कोई ऑप्शनल मतलब ऑप्शन बेस्ड पेपर तो है नहीं, वैकल्पिक विकल्प वाला पेपर तो है नहीं जिसमें विकल्प दिया जाता हो और आपने एक विकल्प पे सही लगाया और आंसर पूरा का पूरा सही आपको मिल गया और अगर गलत लग गया तो पूरे नंबर कट गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल देखनी है तो एक ओवरऑल एक पैरामीटर सेट किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार का होना चाहिए। अब आपके मन में भी ये विचार आता है कि एग्जामिनर को हम कैसे अपने उत्तर से संतुष्ट कर पाएं। कभी कभी ज़्यादा अच्छे लिखने के प्रयास में भी आपसे उत्सुकतावश गलतियां हो जाती हैं। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप जल्दीबाजी ना करें। बगैर जल्दीबाजी किए आप आराम से धैर्यपूर्वक ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ें और उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करें। और प्रश्न को पढ़ करके उसकी प्रकृति को समझने के प्रयास का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए और इस अंडरलाइन करते समय पर्टिकुलर क्वेश्चन से उसका जो प्रमुख बिंदु है उसको पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, प्रमुख बिंदु जो है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका जो आंसर है उसी के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाए, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन जो है संभवतः जब पेपर सेटर या एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं तो उनके मन में रहती होगी या रहती है। जैसे ये प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो क्या की पॉइंट्स हैं, क्या चीज आपके मन में जानी चाहिए? एक तो वैदिक साहित्य में वर्णित होनी चाहिए, तो आपको वैदिक साहित्य अपने दिमाग में तुरंत उतार लेना है कि वैदिक साहित्य में कहाँ का। वैदिक साहित्य का मतलब केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ही नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आरण्यक हो सकता है, जैसे उपनिषद हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, इन सब जगहों पे वर्णित। ठीक है, तो वैदिक साहित्य आपके मन में पूरा आ गया, एक स्ट्रक्चर स्केच तैयार हो गया आपके मन में। उसके बाद भारत की भौगोलिक विशेषताएं, अगर केवल आपसे भारत की भौगोलिक विशेषताएं पूछ लेता तो आपको लगता कि सर ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और आपको वैदिक लिटरेचर्स में जिस प्रकार की ज्योग्राफी डिटेल करी गई है वैसे प्रश्न लिखने हैं। जैसे कि सब सैंधव रीजन के बारे में लिखना है, पंचजन्य क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ऐसे तमाम सारे शब्द जिन्हें गंगा, यमुना, दोआब, सरस्वती, सिंधु का जो सप्त सैंधव रीजन है, ये सब प्रदेश आपने सुने ही होंगे जब आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा होगा। हम अभी आपको आंसर लिखना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन केवल ये बता रहे हैं कि प्रश्न को पकड़ना कैसे है, ध्यान से समझना कैसे है। जैसे कि आपने इसका रूट वर्ड पकड़ लिया वैदिक साहित्य और भारत की भौगोलिक विशेषता, इसी पर ही फोकस करते हुए पूरा आंसर आपको राइटिंग करना है। और क्या करना है इसमें? वर्णन करना है। जो क्लोजिंग वर्ड, ये क्लोज होने वाले जो वर्ड्स लिखे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो आपका जो शब्द, जो क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन के अंत में जो वास्तविक रूप में जो प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन टैग जो है वास्तविक रूप में आपका, वो क्वेश्चन टैग का नेचर क्या है, इस पर भी थोड़ा बहुत फोकस रखना होता है। जैसे अगर वो यहाँ पर वर्णन करने की बजाय किसी और शब्द का इस्तेमाल कर देता,
मान लेते हैं कि वो कह देता कि आप इसकी जो है वैदिक साहित्य में वर्णित भौगोलिक विशेषताओं की समालोचना कीजिए। तो समालोचना करने में और वर्णन करने में थोड़ा परिवर्तन आ जाता, वहां पे आलोचनात्मक बिंदु जो है आपके मन में आने ही चाहिए थे कि वैदिक साहित्यों में ऐसा वर्णन किया गया है, ऑल्दो ये ठीक है या ठीक नहीं है, ऐसी सारी चीजें ला सकते थे। लेकिन जब वहां पे वर्णन करने की बात आई है तो जस्ट आपको एक डिटेल बतानी है। मतलब इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइब करना है, जस्ट एक बिल्कुल सिंपल सा मैनर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन के अंत के टैग्स जो है वो आते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा है वर्णन कीजिए, यहाँ पे देखिए अंत हो रहा है मूल्यांकन करने से, ठीक है। यहाँ पर देखिए टिप्पणी कीजिए आ रहा है, ठीक है। और इनमें में से ज्यादातर की मीनिंग थोड़ी अलग अलग और कुछ की मीनिंग एक जैसी होती है। तो बहुत ज्यादा मतलब इसके पीछे एकदम परेशान नहीं होना है कि अरे टिप्पणी लिखने के लिए बोला था हमने तो व्याख्या कर दी, मतलब एक ही है ऑलमोस्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये शब्दों की लिमिट आपको ध्यान रखना है, अंक ध्यान रखने हैं और उसके हिसाब से आपको व्याख्या करनी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए, देखिए सब में अलग अलग लिखा हुआ है। इसके अनुसार आपको प्रश्न आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है व्याख्या करने के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कैसे प्रभावित करता है, परीक्षण कीजिए। यहां पर शुरुआत में क्या लिखा है, परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए, ठीक, यहां पर भी वर्णन करने के लिए आया है। यहां पर उपाय सुझाने के लिए आया है। अब आप बताइए, जहां वर्णन कर रहे हैं और जहां उपाय सुझाना है, दोनों प्रकार के प्रश्नों का नेचर एक ही जैसा लग रहा है क्या आपको? स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग है। तो थोड़ा आपको इस पे भी ध्यान रखना है कि यहां पर क्या पूछा गया है। उसके अलावा जो शेष भाग आपके पास बचा है, इसमें आपको प्रमुख बिंदु ढूंढने हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, और उसके अनुसार आपको आंसर राइटिंग करनी शुरू करनी है, ठीक है। अब जरा इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहां पे कह रहा है वर्णन कीजिए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है इलस्ट्रेट द मेजर फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो यहां पर वर्णन कीजिए के लिए इलस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्णन कीजिए के लिए देखिए यहां पर भी प्रश्न है, कहा गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पे वर्णन करने के लिए डिस्क्राइब है और यहां पे इलस्ट्रेट है, अलग अलग चीजें हैं। तो शब्द अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बेसिक थीम जो है वो एक ही जैसा आता है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक जनरल एस्पेक्ट आप देखिए कि क्वेश्चन में कैसा नेचर है, उसके अनुसार अपनी आंसर राइटिंग कीजिए। तो इन दो चीजों को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इन दो चीजों में सबसे पहली चीज तो क्या है, सबसे पहली चीज है कि जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करें, रेखांकन करें, रेखांकित कीजिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना चाहिए। और खासकर यदि अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं और उनकी अभी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका आप ध्यान रख करके अपनी राइटिंग स्किल पहले से थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले उसे रेखांकित करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और उसकी प्रकृति को समझ गए हैं रेखांकित करने के पश्चात, तो आपको लास्ट में यह भी देखना है कि प्रश्न का अंतिम भाग क्या है। अंतिम भाग का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जैसे टिप्पणी करने के लिए लिखा है, या फिर व्याख्या करने के लिए लिखा है, या फिर समालोचना करने के लिए लिखा है, या मूल्यांकन करने के लिए लिखा है, किस प्रकार का एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें यहां पर आ सकती हैं। तो ये जो अंतिम वर्ड्स है ना, इस पर थोड़ा सा फोकस जरूर होइए, ठीक है। क्योंकि कई बार जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं एग्जामिनर जो हैं, वो आपकी इस बात को ध्यान में रख ही लेते हैं, और अगर आप उससे थोड़ा इर्द गिर्द भटकते हुए नजर आएंगे तो संभावना है कि आपको उसके लिए मूल्यांकन करते समय दंडित किया जाए। दंडित इन द सेंस कि आपके नंबर काटे जा सकते हैं।
परंतु इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब तो सर ने कह दिया, दंडित किया सकता है कि अब उसी के टिप्पणी करने के टिप्पणी ही करनी है, भगवान कसम चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कई बार तो एग्जामिनर ये जो शब्द है ना इनका इस्तेमाल यूं ही कर देता है, मतलब इसके पीछे कोई उसका विशेष लॉजिक नहीं होता। जैसे यहीं पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर वर्णन कीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्णन कीजिए लिखा है, तो यहाँ पर वो व्याख्या करिए लिख देता है। नेचर एक ही देखिए क्वेश्चन का, क्या आप सहमत हैं शहरीकरण और मलिन बस्तियों के पृथकीकरण से, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी जगह स्पष्टीकरण भी मांग सकता है, स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि सहमति का प्रश्न है। तो वो कुछ भी लिख सकता है कभी कभार, और कभी कभार इस पे फोकस भी हो सकता है। तो इस पे ध्यान देना है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं देना है कि आप इस चीज से घबरा जाएं कि यार ये तो क्या पूछा गया और मैं क्या इसका आंसर लिख करके आऊं। ऐसा भी घबराना नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देखिए बाकी सारी चीजें तो हम आपको जब सॉल्व कराएंगे तो उस दौरान हम आपको सिखाएंगे ही कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ समझाते चलेंगे कि देखिए ये वाले क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते थे, और उसकी राइटिंग स्किल क्या हो सकती है उसको हम वहाँ पे बताते ही रहेंगे हर सेशन में। लेकिन क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो अब अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब भी आपने प्रश्न पढ़ लिया, रेखांकन कर लिया, उसके अंतिम भाग को समझ लिया, तो मेरा ये सुझाव है, वैसे तो समय के अंदर, समय सीमा के अंदर आपको सॉल्व करना होता है और शब्द सीमा के अंतर्गत ही सॉल्व करना होता है। तो शब्द सीमा और समय सीमा को ध्यान में रखने के बावजूद भी आप एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि प्रश्न की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब रूपरेखा तैयार किए बगैर अगर आप उत्तर लिखने जा रहे हैं तो जहां तक मैं अनुभव करता हूं, मुझे लगता है कि आपका जो आंसर है भले ही जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेवेंट होगा, लेकिन उसका सीक्वेंस गड़बड़ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो प्रश्न है जिस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से आप लिखिए। दूसरा क्या है कि तारतम्यता जो है ना, तारतम्यता समझते हैं, तारतम्यता उत्तर में बनी रहनी चाहिए। एक अच्छा उत्तर जो है वो यही है, बनी रहनी चाहिए तारतम्यता का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन जो है एक रहे, रीडिंग में कंटिन्यूएशन होना जरूरी है। एग्जामिनर ये चाहता है कि जब हम पढ़ें तो जब तक हम शुरू से लेके अंत तक पूरा उसका उत्तर पढ़ न ले तब तक हमारी नज़र उससे ना हटे। और ये तभी हो सकता है जब आप शब्दों की, वाक्यों की, पैराग्राफ्स की इंटरकनेक्टिविटी बना सकें। और ये इंटरकनेक्टिविटी तभी बनेगी जब आपके दिमाग ने एक के बाद एक सारी चीज़ें, पैटर्न को सोच रखा हो। और इतना शार्प माइंड ऐसा नहीं कि नहीं होता है किसी का, बहुत प्रैक्टिस से आता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तब तो कोई बात नहीं, आप ओरली रूपरेखा तो आपको तब भी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत, जैसे पहली बार है, फर्स्ट अटेम्प्टर हैं आप, तो ऐसे में आप अपनी रूपरेखा को ना पॉइंट बना करके या बुलेट्स बना करके आप लिख लीजिए कहीं पर छोटा छोटा। जैसे मैंने इसके बुलेट्स अभी आपको बताए थोड़ी देर पहले, जैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था इसके बुलेट्स बताए ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इसी तरीके के बुलेट्स जो हैं आप कहीं लिख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं जाएगा। और उसके बाद उसको रीअरेंज कर लीजिए कि किसके पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, और जब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे तब जब आप स्पष्टता से इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी जो उत्तर तैयार होगा वो उत्तर में ये वाला जो पोर्शन है ना वो लैप्स होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये रहेगा, तारतम्यता बनी रहेगी। तारतम्यता का मतलब सीक्वेंस बने रहना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे वाला। ठीक है, मेरी बात से आप सहमत हो गए, हाँ या नहीं? क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई? इतनी छोटी सी बात है ये, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो ये तारतम्यता बनी रहनी चाहिए उत्तर में, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि एक डाउट होता है व्यक्ति के मन में कि सर 200 शब्दों में पूछा गया था, 200 शब्द में प्रश्न पूछा गया था, अब हम कैसे ये निश्चित करें कि हमारा जो आंसर है वो 200 शब्दों का है या नहीं है? तो जो जगह है आपको उतने में ही लिखना है, 200 शब्दों में ही लिखना है। और दूसरी बात ये है कि 200 शब्दों का मतलब ये हो गया कि आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना है। इसके लिए बार बार एक लाइन लिखने के बाद आप उसमें शब्द ना काउंट करने बैठ जाइए कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और उसमें भी लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे कि में,
है या, इस तरीके के जो बीच बीच में आते हैं, क्या इसे काउंट किया जाता है एज अ वर्ड या नहीं? तो देखिए ये वर्ड्स तो हैं, एज अ वर्ड इनको काउंट किया जाएगा, नो डाउट इनको एज अ वर्ड्स काउंट किया जाएगा। हाइफन अगर बीच में लगा हुआ है तो भले ना काउंट किया जाए, तब उसको एक ही वर्ड काउंट किया जाएगा। जैसे बार बार आपने लिखा बार बार, तो ये एक ही काउंट हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि एग्जामिनर के पास इस तरीके से एक एक शब्द गिनने का प्रत्येक उत्तर में और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इतना समय होगा उसके पास? या वो अगर इसी पे ध्यान देंगे तो आपने जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें, या जो भी टेक्स्ट फॉर्म में आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो भी ग्राफ बनाया हुआ है, उसको वो समझेंगे कब? तो जो एग्जामिनर है वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने लगभग 200 शब्दों में लिखा है या नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? ये उसी तरीके के अनुभवशील होते हैं जैसे आपने देखा ना, ट्रेन में या बस में कहीं पे आप जाओ और आपने टिकट ना लिया हो, आप विदाउट टिकट हो, तो इतनी भरी ट्रेन में टीटी उसी के पास पहुंच जाता है अपने आप ही जिसके पास टिकट नहीं होता है। तो ये टीटी का अपना एक्सपीरियंस है, वो चेहरा देख के पता कर, हाव भाव देख के पता कर लेता है कि किसकी जेब में टिकट होगा, किसके में नहीं होगा। उसी तरीके से एग्जामिनर जो है आपके पैराग्राफ राइटिंग को ही देख करके समझ जाता है कि क्या इन्होंने हमारी जो शर्तें थी उनको पूरी की है कि नहीं पूरी की। अगर नहीं करिए, इसमें जैसे मान लेते हैं 200 शब्द का है, अब 200 शब्द में से 210 शब्द हो गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, या फिर आपके 190 शब्द रह गए तो इसमें भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, या आपके नंबर नहीं कट जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा, अब 200 शब्दों को आप 250 शब्दों तक खींच ले गए, 300 शब्दों तक खींच ले गए, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी पड़ सकती है, दंडात्मक रूप से आपके नंबर जो है वो काटे जा सकते हैं। भले ही आपने उत्तर उचित दिया हो, परंतु उस शब्द के भीतर ही अपनी बात को आप नहीं कह पाए, अपनी बात को कहने के लिए आपको ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, इसका मतलब अभी आप राइटिंग स्किल में परिपक्व नहीं थे उनके हिसाब से, और इसलिए आपका नंबर काट लेंगे। तो ये कुछ मूल भावनाएं हैं जो मैंने आपको बताई। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अध्ययन के दौरान जारी रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन मेरी क्लास रहेगी। इसमें मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर 2 से 3 मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, मुख्य परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न हैं और जो इतिहास से संबंधित हैं, इतिहास विषय से संबंधित हैं, हिस्ट्री के, उनके ऊपर चर्चा करूंगा। और ये प्रयास करूंगा कि आपकी हिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अच्छे आपके लिए प्रिपेयर हो सके, और आपकी प्रिपरेशन में मैं और मेरी जो स्टडी IQ PCS की जो टीम है वो आपकी सहायता कर सके। किसी प्रकार के आपके सुझाव हों तो आप ये सुझाव हमें यहाँ पर दे सकते हैं या फिर यहाँ पर दे सकते हैं, किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और अब से आपकी, जब तक कि आपकी ये परीक्षा नहीं हो रही है तब तक हम लोग, या फिर जब तक ये प्रिपरेशन पूरा नहीं हो रहा है तब तक हम लोग जो है आपके साथ में स्टडी IQ PCS की तरफ से मैं आपके लिए मेंस के लिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको डील करूंगा। और आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। जिनके भी अच्छे स्कोर होने की संभावना दिख रही है वो लोग विदाउट डिले यहाँ पर डेली, आपको मालूम है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 बजे सुबह आपकी ये डेली क्लास प्राप्त होगी। तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और अपने साथियों को बताना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।